हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर फर्स्ट, द नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली का पार्ट हम देखेंगे। तो जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। तो जर्मनी में एक आर्मी, मतलब जैसे कि हमारे देश की आर्मी है, क्या आर्मी एक देश को बना सकती है? तो यही हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसी का ही आंसर हम लोग आगे देखेंगे। तो 1848 के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप जो है मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, मतलब डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ एक तरीके से नेपोलियन ने ट्रांसफ़र करे थे लोगों में, या लोगों के मन में जगाए थे, वो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद काफ़ी ज़्यादा दब गए थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना से क्या आ गया था, मोनार्की आ गई थी। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे ना, वो often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving the political domination over Europe। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, राष्ट्रवाद की भावना, ये मतलब अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए जो है कुछ कंजर्वेटिव्स जो हैं वो उसका यूज़ करने लगे थे। अब कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, ये भी हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि बदलाव ना आए, चेंजेस ना आए। तो ये मतलब डेमोक्रेसी ना आए, कोई रिवॉल्यूशन ना करे, इस तरीके की सोच जो है कंजर्वेटिव्स रखते हैं। अब कंजर्वेटिव्स ऐसा चाहने लगे थे कि जो पावर है वो स्टेट के पास, मतलब राज्य के पास, या फिर आप कह सकते हैं मुनाक के पास ही पावर रहे, और हम अपने देश का डोमिनेशन, अपने देश को दूसरे देशों से ताकतवर बना ले। ये आइडिया था कंजर्वेटिव्स का, मगर वो लोग रिवॉल्यूशन और डेमोक्रेसी की बातों में विश्वास नहीं करते थे। तो दिस कैन बी ऑब्जर्व। अब ये जो पूरा प्रोसेस है कि कंजर्वेटिव्स किस तरीके से क्या चाहते थे, ये हम लोगों को दिखता है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में। ठीक है, as you have seen, nationalist feeling were widespread among middle class German who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into the nation state governed by the elected parliament। तो 1848 के टाइम में जर्मन कन्फेडरेशन मतलब काफ़ी सारे जर्मन के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो सब लोग साथ में उठ करके मिल करके आए और कहा कि हम लोग एक जर्मनी देश बनाएंगे, एक नेशन स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक पार्लियामेंट को इलेक्ट करने की कोशिश की थी। तो ये लिबरल इनिशिएटिव, लिबरल क्या होता है, लिबरल एक वो चीज़ होती है जो थोड़े खुले विचारों का होता है। तो जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशनल बिल्डिंग का, मतलब पार्लियामेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट का जो हेड होगा वो बाकी पूरे इलाके पर राज करेगा, पार्लियामेंट का हेड कौन होगा जिसे लोग चुनेंगे, इस तरीके का थोड़ा बहुत सा जो इनिशिएटिव था, इसको दबा दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंडलॉर्ड्स, जिनको जंकर कहा जाता था। ठीक है, लार्ज लैंडलॉर्ड ऑफ प्रशिया। From then on, Prussia took the leadership of the movement for the national unification। तो जो थोड़ी लिबरल इनिशिएटिव था राष्ट्र बनाने का, देश बनाने का, उसको दबा दिया गया था प्रशिया के जंकर्स के द्वारा, लैंड और लॉर्ड्स जो होते हैं, इनके पास ज़मीनें होती हैं, उनके द्वारा। फिर उसके बाद से जर्मनी में किसने लीडरशिप ले ली नेशनल यूनिफिकेशन की, कि पूरा देश एकत्र हो जाए, एक वो कहते हैं ना संयुक्त राष्ट्र बने पूरा का पूरा, ये लीडरशिप ले ली थी प्रशिया ने। ये इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी में पूरे देश को बनाने की लीडरशिप किसके पास आ गई थी, प्रशिया के पास, और उसमें भी इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मतलब इन्होंने ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे जिसकी वजह से जर्मनी यूनिफाई हो पाया था, एकत्र हो पाया था, क्योंकि पहले जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और किसकी हेल्प से, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से इन्होंने जर्मनी को एकत्र किया था, यूनिफाई किया था। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी देखिए ऐसे राजशाही, मतलब जैसे हमारे देश में आज जो डीएम, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, उनकी हेल्प से और आर्मी की हेल्प से ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है जर्मनी को यूनिफाई करा था। कितना टाइम लगा था, 3 वॉर्स, 3 लड़ाइयाँ हुई थी 7 साल के भीतर में। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स विद किस किस के साथ हुई थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, एंडेड इन द प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो क्या रहा था यूनिफिकेशन के प्रोसेस में, प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट की हेल्प से ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस की फोर्सेस को हरा दिया था। 3 लड़ाइयाँ हुई थी 7 साल के इंटरवल में, और पर्शिया जो है वो जीत गई थी, और जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। और फिर से 1871 जो
प्रिंस पर्शियन किंग था जिसका नाम था विलियम वन, वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल। तो वर्साइल में एक सेरेमनी हुई और उसमें जो विलियम वन था प्रशिया का किंग, उसको पूरे एक जर्मन एम्परर मतलब जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स। अब जर्मनी के काफ़ी सारे लगभग 39 स्टेट्स तो थे, उसका जो जर्मनी का एक यूनिफिकेशन हो गया था, उसमें हेड कौन बना था, उसका किंग बना था प्रशियन किंग विलियम वन। अब क्या हुआ, ये सब हो गया था जनवरी 1817 में। तो 18 जनवरी 1871 को असेंबली बुलाई के जिसमें जो प्रिंसेस थे, बाकी काफ़ी सारी जो जर्मन स्टेट्स थी उनके जो प्रिंस थे या फिर प्रिंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और आर्मी के चीफ्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क गैदर्ड, मतलब इकट्ठा हुए ये सारे के सारे लोग इन द unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German emperor headed by Kaiser William I of Prussia। तो कौन बने थे हेड इसके, कैजर विलियम वन पूरा नाम था, और कहाँ के थे वो, प्रशिया के थे। नेशनल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, राष्ट्र बनाने का जो प्रोसेस है जर्मनी का, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। मतलब जर्मनी एक राष्ट्र बना और इसका मेन रोल किसने निभाया, वो रोल निभाया प्रशिया ने, प्रशियन की आर्मी ने, और मेनली किसने, ऑटो वन बिस्मार्क ने। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो नया स्टेट बना जर्मनी का, उन्होंने कहा कि जो करेंसी है ना इसको मॉडर्नाइज करो, बैंक को, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, जर्मनी को इन सब चीज़ों को मॉडर्नाइज करा जाए, नए सिरे से शुरू किया जाए। किस किस चीज़ को, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ जर्मनी। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस often become a model for the rest of the Germany। तो जो जिस तरीके से चीज़ें प्रशिया में इस्तेमाल की जाती थी, फॉलो की जाती थी, वो पूरी की पूरी जर्मनी के लिए मॉडल बन गया और फॉलो करा जाने लगा। तो ये देखिए, ये जो है कि कैजर विलियम वन को राजा घोषित किया जा रहा है। तो हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्साइल, ऑटो वन वेमर ने ये मतलब पूरा प्रोक्लेमेशन वगैरह है। तो आप इतना सा है कि ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर थे। कैजर विलियम वन ने 1871 में एक तरह से शपथ ली थी, किसकी, अपने पूरे राजा बनने की। तो ये हम लोगों को यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देखिए, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पार्ट ही प्रशिया का है ना। तो अलग अलग स्टेट्स के नाम है। राइनलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है जर्मनी का। अब देखिए हम लोगों ने इसमें इससे पहले क्या देख लिया कि किस तरीके से जर्मनी यूनिफाई हुआ। अब देखते हैं हम इटली का यूनिफिकेशन। तो जर्मनी की तरह ही इटली की भी काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटा हुआ था। पॉलिटिकली इटली भी काफ़ी सारे भागों में, काफ़ी सारे पोर्शंस में टूटा हुआ था। इटालियंस वाज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का भी काफ़ी बड़ा रोल था इटली में। और काफ़ी सारे, जैसे कि इटली है तो यहाँ पर काफ़ी सारे टुकड़ों से में बटा हुआ था, और उसमें से एक हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कि इटली का नहीं था, बाहर के देश का था। तो ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में इटली डिवाइडेड था, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian princely house। तो लगभग 7 भागों में इटली बटा हुआ था, और उसमें से सिर्फ ये सार्डिनिया पीडमोंट जो था ना, इसी का ही जो राजा था वो इटली का था, बाकी सब अलग अलग देशों के थे। तो द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। तो आपको ना पूरा ये चीज़ याद रखना है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रिया देश के जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी ना, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप। जो सेंटर वाला इलाका था वो किसके पास था, पोप के पास। और जो साउथ के रीजन थे वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बर किंग ऑफ स्पेन। यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी थी साउथ में। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, सेंटर में पोप था। इवन जो इटालियन लैंग्वेज थी ना, उसमें भी एक कॉमन फॉर्म नहीं थी, काफ़ी सारी रीजनल वेरिएशंस थे। जैसे कि हिंदी कहीं कहीं अलग तरीके से हमारे देश में बोली जाती है, इसी तरीके से इटली भी एक फॉर्म में नहीं बोली जाती थी, अलग अलग तरीके से बोली जाती थी, और अलग अलग लोग इटली पे राज कर रहे थे। और इकलौता जो इटली का खुद का एम्पायर था वो कौन सा था, वो था सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कौन कौन थे ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी थी स्पेन की, और पोप था। पोप कौन होते हैं, जो देखिए क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़ी फिगर होती है ना, जैसे कि हमारे अगर हिंदू धर्म में मान लीजिए कि एक कोई बहुत ही बड़े संत हों,
और मतलब उनकी एक पोस्ट बन जाए। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में पोप की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ड्यूरिंग द 1830s के टाइम पे जो मजीनी था, अब इटालियन रिवॉल्यूशन में मजीनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जर्मन रिवॉल्यूशन में ऑटो वन बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इटालियन रिवॉल्यूशन में गसिपे मजीनी, आप सिर्फ मजीनी बोल सकते हैं। मजीनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर द कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन रिपब्लिक। तो मजीनी ने मतलब सोचा कि भाई पूरा एक रिपब्लिक बनना चाहिए, मतलब एक देश बनना चाहिए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो मजीनी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने यंग इटली की फॉर्मेशन की फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 48 meant that a mental now fell on Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through wars। तो पहले तो गज़पे मजीनी ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, बट वो उनकी रिवॉल्यूशनरी जो चीज़ें थी वो इतनी चल नहीं पाई। तो अब ये इकलौता जो इटली में इकलौता राज्य जो इटली के लोगों का था, बाकी सब तो विदेशी ताकतें थी, जो इटली की ताकत थी वो थी सार्डिनिया पीडमोंट, जिसका जो किंग था वो था विक्टर इमानुएल II। उस पर ही सारा दामोदार पड़ गया कि इसको ही इटली को यूनिफाई करना है। तो इन द आइज ऑफ रूलिंग एलीट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो भाई जो अमीर लोग थे उनके लिए क्या था कि भाई क्यों होना चाहिए यूनिफाई, कि अगर एक देश बनेगा तो बिजनेस अच्छा हो पाएगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी हमारे देश को मिलेगी। अब द चीफ मिनिस्टर केवर, तो ये केवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इटालियन यूनिफिकेशन में ना 3-4 नाम है, जैसे कि आपके में क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जैसे कि जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क और कैजर विलियम वन, उन दोनों का नाम आएगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस वगैरह। अब इटली में काफ़ी सारे नाम हैं। सबसे पहला नाम आता है मजीनी का, ठीक है। मजीनी के बाद दूसरा नाम आता है किंग विक्टर इमानुएल II। अब तीसरा नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है चीफ मिनिस्टर केवर। तो केवर ने यूनिफाई करने का रीजन्स को एक तरीके से मूवमेंट चला दिया। नीदर वॉज अ रिवॉल्यूशनरी नॉट अ डेमोक्रेट। अब ये जो थे कुवर रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और डेमोक्रेट भी नहीं थे। रिवॉल्यूशनरी ऐसा नहीं था कि मतलब आंदोलन ले आओ और सब इधर उधर करके और ठीक है मार काट कर, तो ऐसा भी नहीं चाहते थे ये। और ना ही ये डेमोक्रेट थे, ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे राजा का रूल रहे। बट इन्होंने इटली को यूनिफाई करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलीट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो ये फ्रेंच काफ़ी अच्छी बोला करते थे, इटालियन से भी अच्छी। दो अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Couver, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। तो कूवर क्योंकि एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे। देखिए डिप्लोमेट ऐसे लोग होते हैं जो जिसे राजदूत बोलते हैं हिंदी में, कि मतलब हमारे देश का जो राजदूत है और सिविल सर्विस से जाते हैं IFS ऑफिसर्स जो होते हैं वो दूसरे देश पर जा करके अपने देश की साख मजबूत करने की कोशिश करते हैं, कि ऐसे फ़ायदे पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश का बेनिफिट मिले। इसी तरीके से जो कूवर थे ना वो काफ़ी अच्छे डिप्लोमेट भी थे। तो इन्होंने फ्रांस के साथ एक अलाइंस, एक ग्रुप बनाया, जिसकी हेल्प से इन्होंने सार्डिनिया पीडमोंट ने क्या करा, ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर की ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी, इन्होंने उनको 1859 में हरा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्दी। अभी जो चौथा नाम है, फोर्थ नाम इटालियन यूनिफिकेशन में आता है गैरिबाल्दी, ठीक है। गैरिबाल्दी ने भी इस रिवॉल्यूशन में, देखिए कूवर ने क्या किया, फ्रांस का सहारा लिया, किसको हराने के लिए, पीडमोंट सार्डिनिया को हराने के लिए। अब गैरिबाल्दी जो है इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जॉइन द फ्रे, मतलब इस पूरे मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया इटली के यूनिफिकेशन में। 1860 में they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasant in order to drive out Spanish rulers। तो kingdom of two Sicilies, ये देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये जो है ना ये वाली, ये किंगडम ऑफ इधर ये वाला पार्ट हमारा आता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज का। ये वाला पार्ट भी अब जो है इटली के कंट्रोल में ही आता है, ये वाला मतलब थोड़ा बहुत पार्ट। हाँ, तो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट था ये भी अब ये जो थे हमारे गरिबाल्दी की हेल्प से स्पेनिश जो रूलर्स थे उनको यहाँ से भगा दिया गया, मतलब हरा के निकाल दिया गया। तो लोकल पीजेंट के सपोर्ट से इन्होंने क्या किया,
स्पेनिश रूलर्स को निकाल दिया। फिर जो विक्टर इमानुअल टू थे उन्होंने क्या किया, वॉज प्रिक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यहाँ से देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर को निकाला यूरोप की तरफ से, ठीक है, नीचे की तरफ से जो है सिसिली को हटा दिया, किंग ऑफ टू सिसिली वाले को, और मतलब पूरी तरीके से ये लोगों ने अब यूनिफाई कर दिया था। अब जो यूनिफाइड इटली था उसका हेड कौन बना, विक्टर इमानुअल टू बना, वॉज प्रोक्लेम द proclaimed king of United Italy. However, much of Italian population, among whom rates of literacy was very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. तो मतलब काफ़ी सारे ये जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, जो ऊपर ऊपर के, काफ़ी कम लोगों को पता था कि भाई अच्छा हम लोग पहले किसी और के अंडर में थे, अब हम लोग किंग के अंडर में आ गए। तो मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। जो पीजेंट्स थे, जो बहुत ही मतलब किसान थे, हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्दी इन सदर्न इटली, हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला तालिया वॉज द विक्टर इमानुअल्स वाइफ। मतलब गैरिबाल्दी कहता था कि इटालिया मतलब इटली जो है, इटली मतलब हमारा देश है, और ला इटालिया हम सबका देश है। इस तरीके के स्लोगन्स गैरिबाल्दी बोलते थे ना। तो जो पीजेंट्स थे उनको लगता था कि ला तालिया जो है वो विक्टर इमानुअल की वाइफ है, बल्कि गैरिबाल्दी क्या कहते थे, ये हमारा देश है, और पीजेंट्स को लगता था ये इमानुअल की वाइफ है। तो इस तरीके की मतलब ये वाली चीज़ थी। अब आता है, हम लोगों ने जर्मनी का केस देख लिया, इटली देख लिया, अब हम लोग स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमारे 3 यूनिफिकेशन हो जाएंगे, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो मॉडल ऑफ नेशन या फिर नेशन स्टेट एक तरह से मॉडल, सबसे अच्छा मॉडल कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। इस तरीके के काफ़ी सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट क्यों भाई, अब उनकी मर्जी बोलते रहते हैं, ठीक है, इसी ग्रेट ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था। तो इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, देखिए नेशन स्टेट का मतलब है एक यूनिफाइड देश जिसमें डेमोक्रेसी फॉलो होती हो किसी ना किसी वे में, या फिर सब लोग यूनिफाइड हो, एक जैसा खुद को समझते हो। तो इन ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रिवॉल्यूशन। तो जो नेशन स्टेट बना था ना ब्रिटेन में, वो एकदम से कुछ रिवॉल्यूशन आ गया, उसका रिजल्ट नहीं था। इट वाज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, और ये जो रिजल्ट था ना काफ़ी लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद ये हुआ था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स। ये आइल्स क्या होता है, आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। अभी जो आइल्स है ना, ये बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, थोड़े बड़े बड़े, जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। तो ब्रिटेन भी ऐसा ही है, ब्रिटिश आइल्स हैं। ब्रिटिश आइल, पहले जो थे यहाँ पे रहने वाले लोग खुद को ब्रिटेन का नहीं मानते थे। ये लोग क्या कहते थे, इनकी अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज़ थी। कुछ लोग कहते थे कि हम लोग इंग्लिश हैं, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, इस तरीके से अलग अलग ही खुद को मानते थे। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इनके अपने कल्चरल, ट्रेडिशनल, पॉलिटिकल मतलब अलग अलग ट्रेडिशन इनके वहाँ चलते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडीली ग्रू, जैसे इंग्लिश नेशन धीरे धीरे आगे बढ़ा, वेल्थ में, पैसे में, इम्पोर्टेंस में, पावर में, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। जैसे जैसे इसके पास इंग्लिश नेशन मतलब जैसे ये पूरा इंग्लैंड है, इसमें एक पार्ट है इंग्लिश का, एक पार्ट है वेल्स, ठीक है, नदर्न स्कॉटलैंड भी है और नदर्न आइलैंड है। तो इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट था ना, इंग्लिश एक भाषा भी है और लोगों को भी वहाँ के इंग्लिश बोला जाता है। तो इंग्लिश नेशन जो है वो जैसे जैसे वेल्थ, पैसा आने लगा, इंपॉर्टेंस पावर में बढ़ा, तो आसपास के इलाकों पर इसने अपना एक तरह से कब्जा जमा लिया, अपने अंडर इनको ले आया। इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। तो ब्रिटेन में ना मोनार्की को सिर्फ नाम की बना दिया गया था इस साल में ही, बाकी चलती वहाँ के पार्लियामेंट की थी। तो 1688 at the end of protracted conflict was the instrument through which the nation state with England at its center came to be forged। तो पार्लियामेंट की हेल्प से पूरे इंग्लैंड का यूनिफिकेशन हुआ था। द Act of Union between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain। तो एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था 1707 में। एग्जाम में आपको ये लिखना ज़रूरी है जब आपके अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसमें क्या हुआ था, इंग्लिश
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हुआ था कि हम दोनों साथ मिल करके आ जाएंगे। अब फिर इसको बोला जाने लगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड में इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्ड डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसमें इंग्लिश मेंबर ज़्यादा हुआ करते थे। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट का या इंग्लिश लोगों का कंट्रोल ज़्यादा होने लगा और स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, आइडेंटिटी थी, वो दबाई जाने लगी। कैथलिक क्लैंस, अब देखिए एक क्या होता है ना, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें कुछ कैथलिक्स होते हैं और कुछ प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो कैथलिक क्लैंस दैट इनहिबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरेबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो कैथलिक्स को काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता था, जो स्कॉटलैंड में रहते थे। जब भी वो चाहते थे कि वो ब्रिटेन से एक तरह से आज़ाद हो जाए तो उनको दबा दिया जाता था। आज भी यही होता है। Scottish Highlanders were forbidden to speak the Gaelic language or to wear their traditional dress, their national dress. A large number were forcibly ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो स्कॉटिश लैंड जो था, स्कॉटलैंड जो था, वहाँ की जो गैलिक लैंग्वेज थी उसको बोलने से मनाही हो गई, अपनी नेशनल ड्रेसेस उनको पहनने से मनाही हो गई और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल करके अपने उनके घरों से निकाल दिया गया। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। तो स्कॉटलैंड के साथ भी ऐसा हुआ और आयरलैंड के साथ भी इस तरीके का ही हुआ। ये ऐसी कंट्री थी जो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थी कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। वही ना, जो हमारा ये जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैथलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इंग्लिश जो थी उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथलिक कंट्री। तो जो आयरलैंड है ना, उसमें ज़्यादातर कौन है, ज़्यादातर कैथलिक हैं और बहुत कम प्रोटेस्टेंट है। और ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट को फॉलो करता है। देखिए क्या है ना, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक चर्च के टाइप से हैं। कुछ यूरोप में देश हैं जो कि प्रोटेस्टेंट चर्च को मानते हैं और कुछ हैं जो कि कैथलिक चर्च को मानते हैं। कैथलिक चर्च जो पुराने रिवाजों पर फॉलो कर रहा है, प्रोटेस्टेंट जो कि नए आइडियाज़ आए थे जो चर्च के, उनको फॉलो करता है। तो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है यूरोप में। तो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह हुए और दिक्कतें हुई, मगर ब्रिटेन ने जो आयरलैंड है उसमें प्रोटेस्टेंट्स को एक तरह से कंट्रोल करवा दिया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय लूफ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन। तो इसमें क्या हुआ, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना लिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब ये जो नया नेशन जिसमें स्कॉटलैंड था, इंग्लैंड था, आयरलैंड था, इसमें किसका कल्चर चला, इंग्लिश का, इंग्लैंड का कल्चर चला। सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द यूनियन ब्लैक है ना, यूनियन जैक जो ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा, इस तरीके से है ना, ये तो पता नहीं क्या बन गया, यूनियन जैक का फ्लैग है, मतलब ब्लू और ब्लू कलर का है और ऐसे ऐसे करके क्रॉसेस हैं, उसको फॉलो किया गया। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग है ना, इस तरीके का नेशनल एंथम है उनका, नेबल किंग या फिर क्वीन लगा देता है जो भी होता है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज को सब में फैला दिया गया, वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टर्स ऑफ इट्स यूनियन। तो मतलब इंग्लिश कल्चर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया गया सबके ऊपर और इंग्लैंड ने अपनी अपनी चला दी सब में। तो एथनिक, ये एथनिक का मतलब होता है रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिनल बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम। तो एथनिक का मतलब होता है जैसे कि आप इस जगह से बिलोंग करते हैं, उस जगह का कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सारा इलाका है तो वही वहाँ की एथनिसिटी होती है। तो ये हमारा हो गया यूनिफिकेशन। हमने इस वीडियो में देख लिया किस किस का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम से इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।